नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का व्याकरण का पाठ 7 पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में मैं आपको पिछले पाठ्यक्रम में से भी बता चुकी हूँ। संज्ञा क्या होती है? अपने चारों तरफ देखिए, क्या कोई वस्तु आपको ऐसे नज़र आ रही है? कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम ना हो। जहाँ पर भी आप बैठे हैं उसी कक्ष में चारों तरफ नज़र घुमाइए और देखिए, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका नाम ना हो? कोई निर्जीव, कोई सजीव, आप चारों तरफ देखिए। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। ये पंखा है, खिड़की है, बल्ब है, ट्यूब है, हवा है, पानी है, सबका नाम है। कहीं कोई ऐसी चीज़ संसार में नहीं है जिसका नाम ना हो। तो जितने भी ये नाम वाले शब्द हैं ये संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब मैं एक उदाहरण पढ़ती हूँ आपके सामने। प्रियंका साइकिल से स्कूल जाती है। मैंने एक नाम लिया, प्रियंका, फिर मैंने कहा साइकिल से स्कूल जाती है। प्रियंका क्या है? एक बच्ची का नाम है। साइकिल एक वस्तु है। स्कूल क्या है? एक स्थान है। ये तीनों शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। देखो, इसमें ये तीनों शब्द संज्ञा है। नाम है, फिर साइकिल को भी नाम दिया गया है, साइकिल है। फिर स्कूल भी एक भवन है, उसका नाम दिया गया है कि ये स्कूल है। तो जिसका भी नाम है वही संज्ञा है। अब इसकी परिभाषा जानिए। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराते हैं। सीधे शब्दों में आप इसकी परिभाषा यही याद करेंगे और लिखेंगे भी। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराते हैं। ये जो आपकी रंगीन में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है, इसे आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। इसको दोबारा दूसरे शब्दों में, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण या गुण का बोध हो वह संज्ञा कहलाता है। उसका भाव क्या है, वो अच्छा है, बुरा है, मीठा है, खट्टा है, क्या भाव है किसी चीज़ का, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के बाद हम आते हैं उसके भेद कितने हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। अब बहुत शुरू से ही जानते आ रहे हैं। अब तो आप 8वीं कक्षा में आ गए हैं। आप 5वीं कक्षा से ही संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इन्हें। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक आप इसके नाम से ही देख लेंगे। अब आप ये जानें तो जातिवाचक को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। जातिवाचक को 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। पहले हम व्यक्तिवाचक के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? अभी मैं कुछ उदाहरण बोल रही हूँ। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी भारत के, ध्यान दीजिए इन दोनों शब्दों पर। रोहन के पास एक गाय है। मैंने नाम लिया है रोहन। गंगा हिमालय से निकलती है। मैंने गंगा नाम लिया है, कोई नदी नहीं कहा, गंगा कहा है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। रामचरितमानस, फिर से मैंने नाम लिया है, तुलसीदास भी नाम लिया है। तो इससे आपको क्या समझ आया? इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं, जो मैंने बोले हैं अभी, नेहरू, भारत, रोहन, रामचरितमानस, तुलसीदास, गंगा, हिमालय, जो भी नाम मैंने अभी स्पेशल नाम लिए हैं, किसी विशेष व्यक्ति, देश, पद, ग्रंथ, प्राणी, स्थान के नाम हैं। ये सब
ग्रंथ कौन सा है इसमें? रामचरितमानस। इन सब के जो स्पेशल विशेष रूप से नाम लिए गए हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप इसकी परिभाषा जानिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का ज्ञान हो, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष मीन्स खास, उसी के लिए हम बोल रहे हों, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। ये उदाहरण देखिए जो इसमें आपकी बुक में भी दिया हुआ है। लक्ष्मीबाई नाम पिताजी की वह संतान अकेली थी। यहाँ कानपुर लक्ष्मीबाई, जो लाल पेन से आपको अलग नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। जैसे शब्द स्थान व व्यक्ति विशेष का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अगर मैं अभी किसी एक बच्चे का मैं कहूँ बच्चों ने पाठ पढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ कि मोहन ने पाठ पढ़ा, यहाँ मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब मैंने बोला बच्चों ने पाठ पढ़ा तो मैंने किसी एक विशेष बच्चे को नहीं कहा, बच्चों ने कहा है। तो जब मैं विशेष नाम लेती हूँ, अब इसी को देखो, मैंने कहा मोहन ने पाठ पढ़ा। अब इसी को दूसरे तरीके से मैं बोलती हूँ मोहन ने संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब मैं फिर से व्याकरण का पाठ पढ़ा नहीं बोल रही, विशेष बता रही हूँ, संज्ञा के बारे में पढ़ा। तो जब विशेष रूप से कोई नाम लिया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब आप आगे चलिए। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो पूरे समूह का बोध कराए, पूरी जाति का बोध कराए। जो अभी एक सेकंड पहले ही मैंने उदाहरण आपको दिया है, बच्चों ने पाठ पढ़ा, वो बच्चे, बच्चों जो शब्द मैंने बोला है वो पूरी जाति को संबोधित करता है। पूरी जाति कि सारे बच्चे, कितने बच्चे, कौन कौन बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों में पूरी कक्षा आ गई उसमें। और अगर मोहन बोला है तो वो विशेष की तरफ बता दिया, एक की तरफ बता दिया। तो जो पूरी जाति का बोध कराए ऐसे शब्द। मैंने बोला जानवर जा रहे हैं, तो वो पूरी जाति है जानवरों की, मैंने अलग से कुछ नहीं बताया इस जानवर जाति में कौन से जानवर हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला। जानवर जा रहे हैं, उसमें गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, और बहुत सारे भेड़ बकरी सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैं विशेष रूप से किसी एक का नाम लेती हूँ, गाय जा रही है, तो गाय व्यक्तिवाचक हो गई, लेकिन उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ तो। और अगर मैं जानवर बोल रही हूँ तो जानवर जातिवाचक संज्ञा है कि वो पूरी जाति का बोध करा रहा है, किसी विशेष एक जानवर के बारे में बात नहीं हो रही। तो अब इसकी परिभाषा जानिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या जाति के सब पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पूरी जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे देखिए, कुछ उदाहरण मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। कुछ मोटे काले अक्षर आपको दिखाई देंगे। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो मोटे हैं, काले अक्षरों में हैं। अगला उदाहरण देखिए। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में वीरता से शत्रु का सामना किया। फिर से मोटे अक्षरों वाले देखिए, सैनिकों, बुद्ध, शत्रु। तीसरा उदाहरण देखिए। प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी। 300 कहानियाँ लिखी। उपयुक्त वाक्यों में नारी, क्षेत्र, पुरुष, सैनिक, युद्ध, शत्रु, कहानियाँ जैसे शब्द संपूर्ण जाति के परिचायक हैं। पूरी जाति का बोध करा रहे हैं ये। अब ये आप अपने आप सोच कर देखिए, नारी, कौन सी नारी? किसी विशेष नारी का नाम नहीं है यहाँ, इसका नारी जाति से इसका मतलब है, नारी जाति। क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? ये भी सारे क्षेत्र आ गए इसमें।
पुरुषों, कौन सा पुरुष, कोई पर्टिकुलर कोई एक विशेष का नाम नहीं है। सैनिक, पूरा सैनिक दल, हमें नहीं पता कौन सा एक सैनिक नहीं, पूरे हम कहेंगे सैनिक आए हैं, सैनिक जा रहे हैं, तो वो बहुत सारे हैं, वहाँ पूरी जाति है उनकी। युद्ध में, युद्ध भी कौन सा युद्ध। शत्रु, जब भी आप शब्द देखें तो उसमें कौन सा, क्या, किसके लिए है, वो ज़रूर सोचें। उससे आपको पता चलेगा कि ये एक पूरी जाति के लिए है या एक व्यक्ति विशेष के लिए है। प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी। अब अगर प्रेमचंद शब्द लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक आ जाएगा, लेकिन कहानियाँ, कौन कौन सी कहानियाँ, उनकी सारी कहानियों का संग्रह उसमें आ गया। तो जब संग्रह आ गया, वो पूरी सब जो कहानियाँ लिखी उन सब के लिए एक शब्द प्रयोग हो गया, कहानियाँ, तो वो जातिवाचक है। लेकिन अगर मैं अंडरलाइन प्रेमचंद शब्द को करूं तो वो व्यक्तिवाचक है। हम प्रेमचंद की ही बात कर रहे हैं तो प्रेमचंद व्यक्तिवाचक है। तो ये अंतर समझिए आप व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में। जो पूरी जाति का बोध कराए वो जातिवाचक, जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, किसी वस्तु विशेष के बारे में बताए, वो व्यक्तिवाचक। दोनों समझ आ गए। अब आगे हम जातिवाचक के भेद, उपभेद करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। 2 उपभेद इसके मैंने बताए। कौन से बताए? अभी आप भी अपनी कॉपी में ऐसे चार्ट बनाएंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसको ध्यान से देखेंगे। हिंदी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, अगर आप उन्हें आराम से पढ़ते हैं, खोलकर पढ़ते हैं, आपको उसका मतलब समझ आ जाता है वहीं। अब समुदायवाचक या समूहवाचक क्या है? किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराने वाले शब्द, जो पूरा एक समूह है और एक शब्द से हम उसको बता देते हैं, वो समूहवाचक। कक्षा, उस कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन हमने एक शब्द बोल दिया कक्षा, वो पूरे समूह का उसने बोध कराया। परिवार, हमने परिवार के अलग अलग सदस्यों के बारे में नहीं बताया, परिवार बोल दिया उसे, उसके परिवार में ये चल रहा है, उसका परिवार शांत है, तो ये परिवार, उस परिवार के सारे सदस्यों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया। ये हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। समुदायवाचक में समझ आ गया आपको, जिसमें समूह के लिए कोई एक शब्द प्रयोग किया जाए। इसके बाद हम आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराएं, किसी भी धातु का, लोहा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, किसी भी, और किसी द्रव्य के बारे में बताएं, दूध, पानी, कुछ भी, वो आपकी आ जाएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा। बोतल में दूध है, ये जो दूध शब्द आया है ये है द्रव्यवाचक। गणेश जी की मूर्ति सोने की है। अब ये सोना जो शब्द बोला है मैंने, ये आपका आ गया द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध, एक तो दूध और दूसरा सोना, जो अभी मैंने उदाहरण लिए हैं। अब हम आते हैं, अब ये समझ आ गया आपको, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दोनों को मैं एक बार शॉर्ट में एक बार फिर बता देती हूँ। जो पूरे समुदाय के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाए वो समुदायवाचक संज्ञा है। जो द्रव्य पदार्थों के लिए, किसी धातु के लिए प्रयोग किया जाए वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। जो मुख्य भेद है संज्ञा का, तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाव क्या है। भाव क्या होता है? भाव को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो भाव है। अगर मैं कोई वस्तु यहाँ देखती हूँ और मैं देखती हूँ ये मोटी है, पतली है, छोटी है, बड़ी है, वो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन भाव को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले भाव का अर्थ जानिए आप, जिसे महसूस किया जाए। अब कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। जिस संज्ञा शब्द से, पहले परिभाषा देख लीजिए,
जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, दशा तथा अवस्था का ज्ञान हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम विश्व विख्यात है। अब उनके प्रेम को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। सुख दुख सभी के साथ जुड़ा है। सुख और दुख कोई वस्तु नहीं है कि जिसे हम हाथ लगाकर छू कर देख लें, नहीं, उसको महसूस किया जा सकता है। बुढ़ापे में शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है, शिथिल कमज़ोर पड़ता जाता है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया। अहिंसा को हम कहीं हाथ नहीं लगा सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि भाववाचक संज्ञा शब्द जब छांटेंगे आप ये देखेंगे क्या हम इसे छू सकते हैं। ये किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का नाम है? नहीं, ये महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अब आप देखिए, आपको ये जो इसमें मैंने अंतर आपको साथ के साथ डिफरेंस बताती गई हूँ, मैं अंतर बताती गई हूँ। व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है। शॉर्ट में, छोटे से में एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए गए शब्द, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए विशेष रूप से, सिर्फ आदमी का ही नाम नहीं, इसमें व्यक्ति पे मत जाना है, व्यक्ति विशेष रूप पे जाना कि विशेष रूप से हम जिसका प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। उसके बाद हम आते हैं जातिवाचक पर, जो पूरी जाति का बोध कराए। और जातिवाचक में ही और 2 भेद, इसके उपभेद आते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। जो पूरे समूह का बोध कराए, जो पूरे समूह का बोध कराए वो समुदायवाचक, और जो द्रव्य पदार्थों और धातुओं के बारे में जो शब्द आए वो द्रव्यवाचक। इसके बाद हम आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसमें जैसे जिस शब्द को हम महसूस कर सकते हैं, अच्छाई का भाव, बुराई का भाव, भलाई का भाव, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये 5 भेद आपको समझ आ गए हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ शब्द आपको दिए, भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक शब्द ईमानदार, उससे भाववाचक बनाया ईमानदारी। अब इसका अंतर जानिए। ईमानदार, कोई व्यक्ति ईमानदार है, उसको हम छू सकते हैं, लेकिन जो उसका भाव है ईमानदारी, क्या हम उसको स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। एक चोर है, वो व्यक्ति है, उसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन चोरी जो उसका भाव है, क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा समझते हुए बनाएंगे, ना कि रटेंगे। आप इसे देखेंगे, समझेंगे। जातिवाचक को हम छू सकते हैं, शब्द को, इंसान मिलेगा, वस्तु मिलेगी, जो भी मिलेगा, लेकिन जो भाव मिलेगा उसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। इसके बाद है विशेषण से कैसे जाएं भाववाचक संज्ञा में। अमर, अमर एक विशेषण है, विशेष रूप, खास बात है किसी की। अमरता, अमरत्व, ये भाववाचक है, उसका भाव है। उचित, औचित्य। कुटिल, कुटिलता। अब ये सब आप, भाई वो व्यक्ति बड़ा कुटिल है, ये तो हो गई उस व्यक्ति की खास बात, विशेषण हो गया उसका कुटिल। कुटिलता उसका भाव हो गया, उसमें क्या भरा हुआ है? कुटिलता भरी हुई है, तो वो भाव हो गया। इसके बाद है क्रिया से कैसे बनाएं भाववाचक। होना, होनी,
करना, करनी। ये करना क्रिया शब्द है, होना, करना, चलना ये क्रिया शब्द है। लेकिन जो आगे होनी को कौन टाल सकता, होनी जो वो उसके भाव हैं। ऐसी तो करनी, ये उसकी करनी है, ये उसके भाव है। चाल, इसकी तो चाल ऐसी है, हिरण की तो चाल ऐसी है, ये चाल है, ये उसके भाव हैं। तो क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आप ये सारे खुद पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ सर्वनाम से कैसे भाववाचक बनाएंगे। अहम, मम, आम ये संस्कृत के शब्द हैं, सर्वम, और इनसे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। अहम से बनाया अहंकार, मम ममता, आत्म आत्मीयता, सर्व सर्वस्व। अब आगे है अव्यय से। अव्यय शब्द क्या होते हैं, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। जो कभी खर्च ना हो, जो लिंग, वचन, काल और क्रिया के अनुसार अपना रूप ना बदलें, ऐसे के ऐसे रहें। ऊपर, ऊपरी, ऊपर, ऊपरी, दिक, धिक्कार, वाह, वाहवाही। अब ये जो शब्द हैं ऊपर, दिक, वाह, दूर, इन्हें आप प्रयोग करेंगे तो चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करें, पुल्लिंग के साथ करें, एक वचन के साथ करें, आपको ये शब्द ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। राम ऊपर जा रहा है, मैंने राम शब्द बोला है, राम ऊपर जा रहा है। अब लिंग बदल देते हैं, मैंने राम की जगह सीता लिख दिया, सीता ऊपर जा रही है। आप देखें वाक्य में सब कुछ बदल गया, लेकिन ऊपर शब्द ऐसे के ऐसा है। राम ऊपर जा रहा है, सीता ऊपर जा रही है। तो जो ऊपर शब्द है ये अव्यय शब्द है हमारा, कि ये ऐसे के ऐसा है। जब हमने लिंग परिवर्तन किया तो भी ये वहीं का वहीं है। वाह, मज़ा आ गया, वाह कितनी अच्छी चाय है। तो ये सब हमने जो शब्द ऐसे कैसे प्रयोग किया है वो अव्यय शब्द है। इसके बाद हम संज्ञा शब्दों की रूपावली, पुल्लिंग, आकारांत, स्त्रीलिंग, लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग बदलो, वचन बदलो। अभी आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।